सदा शक्ति बरसाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस तिरंगे का आकर्षण इतना प्रबल है कि अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर परचम के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अपनी कर्मस्थली जर्मनी से 7 समंदर पार अपनी जन्मस्थली भारत खींची चली आई। ये इस माटी की खुशबू है या परचम के इस मंच और आप सब से जुड़े वर्षों से एक आत्मीय संबंध का जोर, या कोई सुखद संयोग कि मैं सुप्रिया लगभग 7 वर्षों बाद पुनः आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम के इस भाग में हम आज़ादी के बाद के भारत की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। ये अमृत महोत्सव सिर्फ सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजय गाथा ही नहीं, बल्कि 75 वर्षों की गौरव यात्रा भी समेटे हुए है। 15 अगस्त को लंबे संघर्ष के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो प्रत्येक भारतवासी के मन में इस देश की माटी के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति के साथ एक ही संकल्प था, पुरानी नींव नया उत्थान, करें हम भारत का नवनिर्माण। 10 दिशाओं से नवनिर्माण की जो हवा चली उसने भारत को एक नई प्राण ऊर्जा से भर दिया। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित हुआ। उसी दिन हमारा अपना संविधान भी लागू हुआ और आज हमारे देश को विश्व का सबसे बड़ा सफल लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। कल्पना कीजिए कि हमारे देश ने अनगिनत विविधताओं, विरोधाभासों, विसंगतियों और अंतर्द्वंद्वों को सुलझाते संभालते हुए लोकतंत्र की इस मशाल को जलाए रखा। संघर्षों के तूफान और आंधियों के अंधड़ इसकी मशाल को बुझा नहीं पाए और 21वीं सदी के जटिल हो रहे वैश्विक माहौल में भी विकास रथ के पहिए सतत घूमते रहे। इस विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा हरित क्रांति। 1965-66 में जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने आह्वान किया था कि यदि देश का हर व्यक्ति सप्ताह में 1 दिन उपवास करे तो खाद्यान्न की समस्या काफ़ी हद तक हल हो सकती है। ये द्योतक है उस बात का कि उस समय हमारे देश में कृषि उत्पादन की क्या दयनीय स्थिति थी। PL 480 का सड़ा गला गेहूँ जो जानवरों के खाने लायक भी नहीं होता था, उसे आयात करने को मजबूर थे हम। फिर हुआ भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ, यानी देश के सिंचित तथा असिंचित कृषि क्षेत्रों में संकर तथा बौने बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। थोड़े ही समय में इस तकनीक ने कृषि में आश्चर्यजनक परिणाम दिए और भारतीय कृषि को निर्वाह स्तर से ऊपर उठाकर आधिक्य स्तर पर पहुंचा दिया। जी हाँ, हम खाद्य सामग्री में तो आत्मनिर्भर हुए ही, हमारे यहाँ 3 से 4 वर्षों तक की खपत का भंडारण भी रहने लगा। सही मायने में देखें तो आज खाद्यान्न संकट से जूझ रही दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र है। लगभग 300 मिलियन टन अनाज हमारे यहाँ सालाना होता है, जबकि खपत 280 मिलियन टन की है, यानी 20 मिलियन टन लगभग सालाना अधिक। और दुनिया का पेट भरने में भारत सबसे आगे है। हम दूध, दाल और जूट के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं। वहीं चावल, गेहूं, गन्ना, सब्जियां, मूंगफलियां और कपास के द्वितीय सबसे बड़े उत्पादक। इस वैभव को देखकर राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्त की पंक्तियां सहज ही स्मरण आती है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोरम गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक
किस भूमि का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। वह कौन? भारतवर्ष है। आइए मेरे देश की धरती जो धन धान्य से भरपूर है उसके अतुलित सौंदर्य से एकाकार हो जाए। भारत देश का सचमुच ही क्या कहना, क्योंकि भारत एक स्वप्न है भू को स्वर्ग पर ले जाने वाला। भारत एक विचार है स्वर्ग को भू पर लाने वाला। भारत एक भाव है जिसे पाकर मनुज जगता है। भारत एक जलज है जिस पर जल का न दाग लगता है। अब तक हमने शासन की क्रांति यानी लोकतंत्र और हरित क्रांति की चर्चा की। इस कड़ी में एक और उपलब्धि जुड़ती है, वो है डिजिटल क्रांति। पिछले कुछ वर्षों में भारत डिजिटल भारत हो गया है। छोटे छोटे शहरों और अधिकांश गांवों में भी लोग यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं। डिजिटल क्रांति सचमुच सम्यक क्रांति है। आज भारत अगर सब क्षेत्रों में उपलब्धि के आसमान को छू रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारे मजदूरों की वजह से जो कारखानों में काम करते हैं, खेतों में किसानों की वजह से और वैज्ञानिकों की वजह से जो प्रयोगशालाओं में काम करते हैं। एक और क्षेत्र जिसमें भारत कामयाबी के आसमान पर है वो है आईटी या सूचना प्रौद्योगिकी। समकालीन विश्व अर्थव्यवस्था में भारत आईटी का सबसे बड़ा निर्यातक है। स्वयं जर्मनी और अमेरिका जैसे विकसित देशों में वहाँ सबसे अधिक धन कमाने वाले लोग जर्मन या अमेरिकन नहीं, भारतीय हैं। और मैं अपने अनुभव से ये दावा कर सकती हूँ कि यूरोपीय देशों में भारतीयों को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक और क्षेत्र जहाँ भारत सफलता का आकाश छू रहा है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे क्षेत्रों में आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष हमसे कैसे अछूता रह सकता है? भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया का सबसे कामयाब और कम लागत वाला कार्यक्रम है। असाधारण सफलता दर के साथ भारत की जो इसरो एजेंसी है वो दुनिया की छठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। 2017 में भारत ने 34 से भी अधिक देशों के 104 अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण एक साथ किया था। इन देशों में अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, यूएई और भारत भी शामिल थे। एक रॉकेट से एक साथ 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ना, ऐसा इतिहास रचने वाला भारत पहला देश बना। और हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि भारत की मंगलयान योजना विश्व में सबसे कम खर्च में मंगल पर सफलतापूर्वक भेजे जाने वाली योजना है। और भारत पहला देश है जिसने प्रथम प्रयास में मंगल पर कदम रखा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ी सिद्धि, इन स्पेस नाम की एजेंसी जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी अभिकर्ता या यूँ कहें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोल रही है। आज से कुछ साल पहले तक विशेष इस क्षेत्र में शुरुआती व्यवसाय या जिसे हम स्टार्टअप्स कहते हैं उसके बारे में सोचना भी संभव नहीं था। पर आज स्पेस से जुड़ी हुई स्टार्टअप कंपनियों की संख्या हमारे देश में 100 से भी अधिक है। आसमान हो या 7 समंदर पार, भारत की यशोगाथा तीव्र गति से विस्तारित हो रही है। इन उपलब्धियों को सुनकर हमारा मन प्रफुल्लित भी होता है, हमें प्रेरणा भी मिलती है और भारत के सामर्थ्य के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। और श्रद्धापूर्वक मन करता है महात्मा रामचंद्र वीर की पंक्तियों को दोहराने का। भारत माता तू धन्य जगत की जननी, है तुझसे पावन कौन जगत में अवनी। मैंने तेरी ही रज में जन्म लिया है, मेरा मानव तन तूने धन्य किया है, मेरा मानव तन तूने धन्य किया है।
सिर्फ मिशन मंगलम क्यों, हमारा मिशन है सबका मंगल हो। इसलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस पवित्र भाव से अनुप्राणित होकर भारत चिकित्सा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विश्व की 20% जेनेरिक दवाइयाँ भारत मुहैया कराता है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 60% वैक्सीन मेड इन इंडिया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित 150 से भी अधिक देशों को हम दवाइयाँ निर्यात करते हैं। हेपेटाइटिस बी और कैंसर की किफ़ायती दवाइयाँ भी हम बनाते हैं। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया का औषधालय यूं ही नहीं कहा गया। और फिर 2020 में आया वैश्विक महामारी के अभूतपूर्व आतंक को समेटे हुए कोरोना। सारी मानवता जब मृत्यु के भय से आक्रांत थी, ऐसे में भारत ने इस महामारी से लड़ने की शक्ति और संजीवनी कोविड टीके के रूप में प्रस्तुत की। मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड रणनीति काम लाई। 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ टीकाकरण अभियान 100 करोड़ के टीकाकरण चिन्ह तक 9 महीने में पहुंचा और 100 करोड़ के टीकाकरण यानी 200 करोड़ के टीकाकरण चिन्ह हमने और 9 महीने में हासिल किए। इस बीच सबसे अधिक टीकाकरण एक दिन का रिकॉर्ड 17 सितंबर 2021 को हासिल किया गया, जब हमने एक ही दिन में 2.5 करोड़ टीके लगाए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए फर्मा धुरी है, कमाई का जरिया है। अगर भारत चाहता तो कोविड के टीकों पर करोड़ों कमा सकता था, लेकिन हमने टीके बहुत ही मामूली से दाम में बेचे और कई देशों को तो मुफ्त भी बांटे। इसके पीछे हमारी सर्वभूत क्षेमकारी आध्यात्मिकता ही है। करुणा निधान दे हमें सुखद स्वास्थ्य का दान, रोग मुक्त संसार हो सबका हो कल्याण, रोग मुक्त संसार हो सबका हो कल्याण। और यही जीवट हमें खेल के मैदान में भी देखने को मिलता है। क्रिकेट तो भारत का लोकप्रिय खेल है, इसलिए क्रिकेट के क्षेत्र में उपलब्धियों की अलग से चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। और बाकी क्षेत्रों में हिमा दास, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, हॉकी से लेकर मुक्केबाजी तक हमारे खिलाड़ी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों का भी दबदबा बढ़ रहा है और भारतीय खेलों को भी नई पहचान मिल रही है। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ओलंपिक में शामिल होने वाली स्पर्धाओं के साथ साथ 5 विदेशी स्पर्धाओं को शामिल किया गया। और हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में हमने 61 मेडल जीते। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है, ये स्पष्ट है। खेल जगत को सचमुच एक स्वर्णिम भविष्य दस्तक दे रहा है। याद आते हैं युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद, जिन्हें ऐसे युवा चाहिए थे जिनमें लोहे की नसें, फौलाद के स्नायु और वज्र के समान मन हो। स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करता हुआ ऐसा तेजस्वी युवा जब खेल के मैदान में उतरता है तो पूरा स्टेडियम जैसे एक साथ कह उठता है, दिग दिगंत तक भारत माँ का गौरव गान गुंजाना है, बीत चुके उस स्वर्णिम युग को पुनः धरा पर लाना है। मैं भारत हूँ, भारत का सुख दुख सब मेरा अपना, जन जन के मन में यह पावन प्यारा भाव गुंजाना है, जन जन के मन में यह पावन प्यारा भाव गुंजाना है। आइए चक दे इंडिया के नारे को अपने भीतर और बाहर दोनों तरफ गुंजायमान होने दें। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि भारत पुरुष प्रधान देश है, पर अगर गहराई से सोचें तो ये बात मिथ्या साबित हो जाएगी। इस देश के मानस ने जिस किसी पर भी श्रद्धा टिकाई, उसे ही माता का संबोधन दिया। नदियाँ हमें जीवन देती है तो हमने गंगा को माँ कहा,
गाय अपने अमृतोपम दूध से हमारा पालन पोषण करती है, तो गाय गौ माता हो गई। युद्ध के क्षेत्र में भगवान का उपदेश गीता माता कहलाया। यहाँ तक कि हमने अपने देश को भी भारत माता कहकर पुकारा। कल्पना कीजिए कि अगर जर्मनी में मैंने जाकर जर्मनी माता कहा होता तो कैसी हास्यास्पद स्थिति होती। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसे माता का संबोधन मिला हो। माता अर्थात नारी तत्व। नारी तत्व की पूजा भारत की परंपरा रही है। शिव, जिन्हें भारत की आस्था का आधार भूमि माना जाता है, अर्धनारीश्वर हैं और शिव तब प्रसन्न होते हैं जब शक्ति की पूजा होती है। शक्ति अर्थात नारी तत्व। स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है, यानी मानव जाति का अस्तित्व ही नारी से समझा गया है। सृजन की इस शक्ति को विकसित और परिष्कृत कर उसे आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण से आशय है। गुलामी के 1000 वर्षों में नारी अत्यधिक घर्षित रही। मध्यकाल में तो नारी का जीवन जैसे अत्याचारों और बंधनों से ही ग्रसित था, लेकिन आज पहलवानी से लेकर सेना तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें नारी अग्रणी ना हो। हम लगातार देख रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र हो, हमारी बेटियां अपनी मेहनत, प्रतिभा और लगन से परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन कर रही है। महके तो फूलों जैसी है, दहके तो चिंगारी। महके तो फूलों जैसी है, दहके तो चिंगारी। आदर्शों की श्वेत पताका है भारत की नारी। और नारी सशक्तिकरण का शीर्ष उदाहरण प्रस्तुत किया हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। पहली बार कोई वनवासी महिला इस सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही है। भगवान जगन्नाथ की साधिका माँ शबरी की वंशपेली भारत के गणराज्य के इस उपवन को यह पवित्र मंगल फूल निश्चय ही मंगलकारी होगा। वो कहते हैं ना, सृष्टा ने सिरजा है तुमको, ले आस्था की माटी। सृष्टा ने सिरजा है तुमको, ले आस्था की माटी। जहाँ पड़ेंगे चरण वहीं रचे स्वर्ग की घाटी। अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से स्वर्ग की घाटी रचने वाली मातृशक्ति को आइए गीतों के माध्यम से सलाम करें। राहुल अवस्थी की पंक्तियां हैं। चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गौरी शंकर। चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गौरी शंकर। कुदरत भी जिस पर न्यौछावर, न्यौछावर है अक्षर अक्षर। कल्याणमयी जिसकी चाहे, आध्यात्ममयी जिसकी राहें। गौर से सुनिएगा, कल्याणमयी जिसकी चाहे, आध्यात्ममयी जिसकी राहें। जगती तल पर जिसकी छाहें, पूरब पश्चिम जिसकी बाहें। जिसके आराधन में अर्पित तन मन धन सारा है। प्राणों से भी प्यारा ये देश हमारा है। प्राणों से भी प्यारा ये देश हमारा है। ये जोश, ये जज्बात सीमा पर खड़े हर सैनिक के सीने पर अंकित है। पिछली सरकार में कोई भी रक्षा सौदा नहीं हुआ। नतीजन देश की रक्षा व्यवस्था में हम विश्व के सबसे कमज़ोर देशों में से एक हो गए। हमारे पास न आधुनिक बंदूकें थीं, न बुलेट प्रूफ जैकेट, न गोलियां। अगर युद्ध होता तो 1962 वाली स्थिति होती। उस समय हमारे पास ऐसी बंदूकें थीं जिसमें एक एक गोली भर के एक एक गोली छोड़नी पड़ती थी। बर्फ़ में लड़ना पड़ता था कैनवस के जूतों को पहनकर, जो भीग भी जाते थे और जिसमें बर्फ़ भी जम जाती थी। सुनकर ही रूह कांप जाए। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे सैनिकों ने मोर्चा नहीं छोड़ा।
अतः इस सरकार का सबसे पहला काम था सेना को आधुनिक हथियार दे सैन्य शक्ति को सशक्त करना। इस बीच कई रक्षा सौदे भी हुए। नतीजन हमारी सैन्य शक्ति तो बलशाली हुई ही, सेना का आत्मबल भी बहुत बढ़ा। आज भारत के पास लगभग 35 लाख सैन्य कर्मी हैं और हमारा रक्षा बजट 55 अरब डॉलर का है। और इसी कड़ी में धीरे से भारत ने रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण भी आरंभ कर दिया है और अब तो हम रक्षा उपकरणों का निर्यात भी करते हैं। भारत कभी हथियारों का निर्यात करेगा ये कोई सोच नहीं सकता था। सोच तो कोई ये भी नहीं सकता था कि भारत उन 9 देशों में से एक होगा जिन्हें परमाणु शक्ति कहा जाता है। आज भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं। हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के चर्चे तो पूरे विश्व में हैं और इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी सिद्धि जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल, माफ़ी चाहती हूँ। ये ऐसी मिसाइल है कि अगर 3000 किलोमीटर की दूरी से भी कोई हम पर आक्रमण करे तो ये मिसाइल उसे अंतरिक्ष में ही समाप्त कर देगी। और आपको बताते हुए मुझे सात्विक गर्व हो रहा है कि दुनिया में केवल 4 या 5 देश हैं जिनके पास ये महारत हासिल है। और हमारी सेना के चर्चे तो ऐसे भी विश्व में हैं। अनुशासन, निष्ठा और समर्पण के क्षेत्र में हमारी सेना को वैश्विक कीर्ति प्राप्त है। सेना के हर सैनिक ने, हर सदस्य ने इन पंक्तियों को जैसे अक्षरशः चरितार्थ किया है। जन्म की भूमि कुंदन से कम नहीं होती, राष्ट्र की रागिनी वंदन से कम नहीं होती। आओ चुटकी से उठाकर लगा ले माथे पर, देश की धूल चंदन से कम नहीं होती। आइए, वक्त है सैनिकों की इस देशभक्ति में सन जाने का। युग नायक स्वामी विवेकानंद ने इस अनुपम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए उद्घोष किया था कि इस पुण्य भूमि भारत का हर स्पंदन परमात्मा सत्ता का स्पंदन है। हमारी भूमि दर्शन, धर्म, आचरण, शास्त्र, मधुरता, कोमलता और प्रेम से सनी हुई भूमि है। पश्चिमी विद्वान विलियम जोन्स ने तो यहाँ तक स्वीकारा कि भारत की अस्मिता ही विश्व की श्रेष्ठ अस्मिता है। इस श्रेष्ठता का एक प्रमाण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को योग दिवस की स्वीकृति। भारत ने विश्व को योग और योग दिवस दोनों दिए। भारत ने विश्व को शाकाहार जैसी पवित्र जीवन शैली और आयुर्वेद जैसी संजीवनी दी। स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े देश हैं। भारत ने विश्व को 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां दी और आज भारत इस कगार पर है कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति उस देश को नेतृत्व देने के लिए प्रत्याशी है जिसने हम पर 200 वर्षों तक राज किया था। पर भारत विशेष है। हमें किसी को जीतना नहीं, जोड़ना है। जीतना नहीं किसी को, पर किसी के द्वारा जीता भी नहीं जाना है। डरना नहीं, डराना नहीं है किसी को, पर किसी के द्वारा डरना भी नहीं है। हम अपने उत्तरदायित्व और स्वाभिमान की रक्षा तेजस्विता के साथ कर रहे हैं और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। यह आत्मनिर्भरता ही भारत के विश्व गुरु बनने का पथ प्रशस्त करेगी। इन उपलब्धियों पर गर्व और गौरव बोध के साथ साथ वक्त है संकल्पित होने का और अपने भारतीय होने के बोध को परिपुष्ट और सशक्त करने का। हमारी कर्मनिष्ठा और समर्पण ही भारत को विश्व पटल पर एक दैदीप्यमान सूर्य की भांति आलोकित करेगी। आज अपना हो ना हो, कल हमारा है। रोशनी की आहटें सी आ रही है, खिड़कियां भी गीत जैसे गा रही है। रोशनी की आहटें सी आ रही है, खिड़कियां भी गीत जैसे गा रही है।
धारा में ही उग रहा कोई किनारा है, धारा में ही उग रहा कोई किनारा है।